अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 34 फ्रॉम गाइटिन। तो रिमेनिंग पोर्शन को हम कंटिन्यू करेंगे मोनोसाइट मैक्रोफेज सेल सिस्टम या रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब मोनोसाइट जो है हमारे सर्कुलेशन के अंदर एंटर होता है तो फिर वो सर्कुलेशन से निकलने के बाद टिश्यू में जाता है और वो टिश्यू मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका जो मोनोसाइट का जो कुछ लार्ज पोर्शन है वो टिश्यू के साथ अटैच हो जाता है, जिसको हम कहते हैं फिक्स टिश्यू मैक्रोफेजेस, और कुछ पोर्शन जो है वो मोबाइल ही रहता है, जिसको हम कहते हैं मोबाइल मैक्रोफेजेस। जब स्टिमुलस आता है तो वो दोबारा से अपनी अटैचमेंट को ब्रेक कर लेता है और दोबारा से वो मोबाइल मैक्रोफेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है एंड देन वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के अंदर शामिल हो जाता है। तो अगर हम सबको कंबाइन कर दें, मोनोसाइट मैक्रोफेजेस चाहे वो मोबाइल हो चाहे वो फिक्स हो, और कुछ आपके पास खास किस्म के एंडोथेलियल सेल्स होते हैं बोन मैरो के अंदर, स्प्लीन के अंदर, लिम्फ नोड्स के अंदर, इन सबको अगर हम कंबाइन कर दें तो इसको हम कह सकते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, या फिर हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये सबके सब ड्राइव हुए हैं मोनोसाइट से, तो इसको कहते हैं मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम। ओके, अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर डिफरेंट मैक्रोफेजेस मौजूद होते हैं। उनके नाम जो हैं वो अलग होते हैं। फंक्शन सबका सेम है कि वो कोई भी इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म जो टिश्यू में आ रहा है उनको किल करना है, उनको फैगोसाइटाइज करना है, बट लोकेशन की वजह से उनके हमने नेम जो है वो डिफरेंट रखे हैं। टिश्यू मैक्रोफेज इन द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज़, वो सारे मैक्रोफेजेस जो स्किन या सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होंगे उनको हम कहेंगे हिस्टोसाइट्स। जब कभी हमारा स्किन या सबक्यूटेनियस टिश्यू डैमेज होगा और वहाँ पर इन्फेक्शन होगा तो देन आपके पास वहाँ पर लोकल इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से जो टिश्यू के अंदर मैक्रोफेजेस होंगे वो डिवाइड करेंगे एंड देन और मज़ीद मैक्रोफेजेस को प्रोड्यूस करेंगे, और वो जो है वो ईजीली इन्फेक्शस एजेंट को किल कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, सेकेंड आपके पास है मैक्रोफेजेस इन द लिम्फ नोड। लिम्फ नोड्स के अंदर जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे, ये हमें भी देखना है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि टिश्यू मैक्रोफेजेस ने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं किया और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे लिम्फ के अंदर शामिल हो गया। जब वो लिम्फ के अंदर शामिल हो जाएगा तो चांसेस है कि क्योंकि ये लिम्फ जाके ड्रेन हो रही है हमारे वेनस सिस्टम के अंदर एंड देन उसको फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा हार्ट के अंदर, तो फिर वो हमारे जनरल सर्कुलेशन के अंदर शामिल होने के चांसेस हैं। तो इसलिए हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट चेक पॉइंट्स बनाए हुए हैं जिसे हम कहते हैं लिम्फ नोड। ठीक है, ये एक लिम्फ नोड की डायग्राम है। ये लिम्फेटिक है, यानी ये वेजल है जहाँ से लिम्फ आ रहा है। लिम्फ यहाँ आएगा लिम्फ नोड के अंदर और यहाँ लिम्फ यहाँ से जाएगा, जिसको हम कहेंगे ईफ्रेंट। लेकर आने वाली जो लिम्फेटिक है उसको हम बोलेंगे एफ्रेंट, जो लेके जाने वाली है उसको हम बोलेंगे ईफ्रेंट। और ये लिम्फ नोड है, ये जो आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ नोन एज साइनसॉइड्स, और इस साइनसॉइड्स के इर्द गिर्द बहुत सारे मैक्रोफेजेस होंगे। जब ये लिम्फ एफ्रेंट लिम्फेटिक के ज़रिए इसमें शामिल होगा तो यहाँ के जो मैक्रोफेजेस होंगे इसमें इस लिम्फ के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको इजीली किल कर दिया जाएगा, उनको इजीली फैगोसाइटाइज कर दिया जाएगा एंड देन जब यहाँ से लिम्फ शाम निकलेगा एंड देन ये वेनस ब्लड के अंदर जाके शामिल हो जाएगा, और फिर ये वेनस ब्लड हमारे हार्ट में जाके शामिल होगा। तो इस तरह से हमारा हार्ट जो है वो ऐसा ब्लड रिसीव करेगा जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल ना हो। ओके, इधर हम बात करते हैं लंग्स के अंदर जो मैक्रोफेजेस होते हैं उनको हम कहते हैं एल्वेलर मैक्रोफेजेस। जिस तरह से हम रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं तो इस तरह से बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लंग्स के अंदर जाते हैं। अगर वहाँ पर कोई मैक्रोफेजेस नहीं होंगे तो वो हमारे कैपिलरीज के अंदर शामिल हो जाएंगे और वो पूरे हमारे जनरल सर्कुलेशन के अंदर शामिल हो जाएंगे। तो उस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए हमारे एल्वेलर टिश्यूज़ के अंदर एल्वेलर मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं, जो वहाँ जो भी बैक्टीरिया, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको ईजिली किल कर देंगे। ओके, देन फिर आ जाते हैं हम मैक्रोफेजेस इन द लिवर साइनसॉइड्स। सेम इसी तरह से कि हमारे लिवर के अंदर एक पूरा पोर्टल सर्कुलेशन होता है। जो भी हमारे जीआईटी की जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो पहले लिवर को सप्लाई की जाती है, देन फिर उसको हार्ट तक लाई जाती है। अगर डायरेक्टली जो है, क्योंकि हम जब खाना वगैरह खा रहे होते हैं तो उससे बहुत सारे फूड पार्टिकल के साथ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जीआईटी के अंदर चले जाते हैं। देन उस ब्लड को फिर पोर्टल सर्कुलेशन में भेजा जाता है लिवर के पास। तो लिवर में जो मैक्रोफेजेस मौजूद होते हैं उनको हम कहते हैं कफर सेल्स। ओके, ये फॉर एग्जांपल ये जो है ये हेपेटोसाइट्स, ये लिवर के सेल्स हैं, और ये जो आपको स्पेसेस नज़र आ रही है लिवर साइनसॉइड इसको बोलते हैं। इनके अंदर आपको डिफरेंट किस्म के मैक्रोफेजेस नज़र आ रहे हैं। इन मैक्रोफेजेस को हम बोलते हैं कफर सेल्स। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस स्पेस के अंदर आएगा उनको ईजिली फैगोसाइटाइज कर दिया जाएगा। लास्ट वन इज़ मैक्रोफेजेस व स्प्लीन एंड बोन मैरो। जब कभी ये टिश्यू मैक्रोफेजेस फेल हो गए और प्रॉपर्ली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं कर पाए तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जनरल सर्कुलेशन के अंदर एंटर हो जाता है। तो उस टाइम पे हमारी स्प्लीन और बोन मैरो के अंदर जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। स्प्लीन की डायग्राम बिल्कुल लिम्फ नोड की डायग्राम की तरह ही है
कि ये आपके पास है स्प्लीनिक आर्टरी ब्लड लेकर आ रही होती है। डिफरेंस बस इतना है स्प्लीन और लिम्फ नोड में कि लिम्फ नोड के अंदर लिम्फ होता है जबकि स्प्लीन के अंदर ब्लड होता है। तो ये आर्टरी है जो ब्लड लेकर आ रही है और ये आर्ट्रियोल है। एंड देन ये छोटी छोटी कैपिलरीज़ के अंदर कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, मज़ीद डिवाइड हो रही है कैपिलरीज़ के अंदर। ये वाली जो चीज़ है इसको हम कहते हैं स्प्लीनिक पल्प। स्प्लीनिक पल्प के अंदर पहले से बहुत सारे मैक्रोफेजेस शामिल हैं। जब ये कैपिलरी से ब्लड गुजरेगा तो इसमें से ऑलमोस्ट सारा ब्लड जो इस पल्प के अंदर शामिल हो जाएगा और इस पल्प के अंदर पहले से मैक्रोफेजेस शामिल हैं। तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो माइक्रोफेजेस उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगे। एंड देन ये ब्लड दोबारा से वेंस के अंदर शामिल होकर हमारे स्प्लीन वेन के ज़रिए स्प्लीन से निकल जाएगा। इसी तरह से जितने भी अनवांटेड सब्सटेंस होंगे, जैसे कि हमारा रेड ब्लड सेल भी होता है जो ओल्ड हो जाता है, 120 डेज़ लाइफ स्पैन जिसकी कंप्लीट हो जाती है, तो वो इसी तरह से स्प्लीन के अंदर किल होते हैं। और इसी तरह से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जनरल सर्कुलेशन के अंदर शामिल हो जाते हैं उनको स्प्लीन में इस तरह से किल किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इन्फ्लेमेशन की कि न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस का क्या रोल होता है इन्फ्लेमेशन में। तो सबसे पहले इन्फ्लेमेशन की हमें डेफिनेशन जानना ज़रूरी है। जब भी हमारा टिश्यू इंजर होता है किसी भी वजह से हो, चाहे कोई बैक्टीरिया हो, ट्रॉमा हो, केमिकल हो, हीट हो, किसी भी वजह से अगर हमारा टिश्यू इंजर हो रहा है तो उस इंजर्ड टिश्यू से डिफरेंट किस्म के सब्सटेंस निकलते हैं और वो सब्सटेंस कुछ चेंजेस लाते हैं, सेकेंडरी चेंजेस लाते हैं सराउंडिंग अनइंजर्ड टिश्यूज़ में। जो उसके इर्द गिर्द के टिश्यूज़ होते हैं जो अनइंजर्ड होते हैं वहाँ पर कुछ चेंजेस आती है, उस चेंजेस को हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। आपको वेज़ोडाइलेशन नज़र आएगी, यानी जो लोकल ब्लड फ्लो होगा उसको इन्हांस कर दिया जाएगा, वेजल्स को डायलेट कर दिया जाएगा, जो कैपिलरी की जो परमेबिलिटी है उनको इन्हांस कर दिया जाएगा। इवन के इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जो है बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स और क्लॉटिंग प्रोटीन को भी शामिल किया जाएगा। चौथी चीज़ जो है वो बहुत सारे ग्रेनुलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स को माइग्रेट करवाया जाएगा। एंड फिफ्थ वन इज़ जो टिश्यू सेल्स होंगे उनकी स्वेलिंग हो जाएगी। ये सब चीज़ें जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स करवाएंगे जो सराउंडिंग टिश्यूज़ से रिलीज़ होंगे। अब हम पढ़ लेते हैं वॉलिंग ऑफ इफ़ेक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का जो सबसे पहला रिजल्ट होता है दैट इज़ वॉल ऑफ। वॉल ऑफ का मतलब ये होता है कि इंजर्ड एरिया को अनइंजर्ड एरिया से सेपरेट करना, रिमेनिंग टिश्यू से सेपरेट करना। और ये किस तरह से होती है? ये होती है कि जो ब्लड से निकल के टिश्यू स्पेस में जो बहुत सारे फिब्रोजन प्रोटीन आई थी ये यहाँ पर एक तरीके से क्लॉट बना लेती है जिसकी वजह से सेपरेशन हो जाती है। इसका जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाना, ताकि इन्फेक्शन जो है वो इंजर्ड एरिया से नॉन इंजर्ड एरिया में स्प्रेड ना हो। अब हम बात कर लेते हैं कि मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द इन्फ्लेमेशन, कि जो मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स हैं वो किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं इन्फ्लेमेशन के दौरान। जो टिश्यू मैक्रोफेजेस होता है वो सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन। जब भी किसी किस्म की कोई इन्फेक्शस एजेंट आपके टिश्यूज़ के अंदर एंटर होता है तो आपके टिश्यू के अंदर जो पहले से मौजूद मैक्रोफेजेस हैं वो एक्टिवेट होते हैं और वो फैगोसाइटाइज करते हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंड देन उसको किल कर देते हैं। कि हमने पहले पढ़ा था कि डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर जो डिफरेंट मैक्रोफेजेस हैं उनके डिफरेंट नेम है। स्किन के अंदर जो थे हिस्टोसाइट्स, एंड लंग्स के अंदर जो थे एल्वेलर मैक्रोफेजेस, ब्रेन के अंदर जो थे वो माइक्रोग्लाया। कर लेते हैं न्यूट्रोफिल्स की जो सेकेंड लाइन डिफेंस प्रोवाइड करता है। जब इन्फ्लेमेशन के 1 घंटे के बाद न्यूट्रोफिल्स, बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स जो है वो इंजर्ड एरिया की तरफ मूव कर रहे होते हैं ब्लड से टिश्यू स्पेस की तरफ। तो ये मैं आपको इस तरह समझाती हूँ। सबसे पहले ये न्यूट्रोफिल्स के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं जिनको हम कहते हैं इंटीग्रिन मॉलिक्यूल। इसी तरह एंडोथेलियल सेल के ऊपर भी कुछ रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल अटैच होते हैं जिनको हम कहते हैं सिलेक्टिन। तो ये सिलेक्टिन इस इंटीग्रिन मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं भाई एडिशन। जब ये अटैच हो जाएगा तो ये इस न्यूट्रोफिल को इस मार्जिन के साथ टाइटली बाइंड कर देगा। तो इस स्टेप को हम बोलेंगे टाइटली बाइंडिंग, एंड देन जिसको हम मार्जिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, टाइटली बाइंडिंग को हम मार्जिनेशन भी बोलते हैं क्योंकि उसको अटैच करवा दिया गया इस मार्जिन पे। एंड देन ये न्यूट्रोफिल जो है वो टिश्यू स्पेस में जाने के लिए अब रेडी हो गया है। तो ये जो कैपिलरी मेम्ब्रेन की जो ओपनिंग थी इस ओपनिंग के थ्रू यहाँ से ये चला जाएगा एमोबॉइड मूवमेंट के थ्रू। और ये जब यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं एमोबॉइड मोशन, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायपिडेसिस। ओके, एंड देन जब ये पूरा का पूरा टिश्यू स्पेस में चला जाएगा तो इस स्टेप को हम कहेंगे मार्जिनेशन। एंड देन ये जो स्पेस होगी वो थोड़ी सी क्लोज हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं न्यूट्रोफिलिया की। जब भी ब्लड के अंदर न्यूट्रोफिल्स की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसको हम कहते हैं न्यूट्रोफिलिया। कुछ घंटे के बाद इन्फ्लेमेशन की, जब सीवियर इन्फ्लेमेशन होती है तो जो न्यूट्रोफिल्स की कंसनट्रेशन है ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
नॉर्मल 4000 से 500 होती है, और जब बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फ्लेमेशन होगी तो 15,000 से 25,000 न्यूट्रोफिल पर माइक्रोलीटर इन ब्लड के अंदर प्रेजेंट होंगी। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं न्यूट्रोफिलिया। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड मैक्रोफेज की, जो थर्ड लाइन डिफेंस प्रोवाइड कर रहा होता है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि न्यूट्रोफिल जब बोन मैरो से निकल के ब्लड में आता है तो सेम उसके साथ मोनोसाइट भी आता है, और ये भी ब्लड में एंटर होने के बाद थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन क्योंकि ये इमेच्योर होता है तो इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता। जब वो टिश्यू के अंदर चला जाता है तो उसके 8 घंटे के बाद वो मिच्योर होता है, एंड देन वो टिश्यू मैक्रोफेजेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन वो फिर इस काबिल होता है कि वो बहुत अच्छी तरीके से फाइट कर सके डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ। जो मोबाइल मैक्रोफेजेस होंगे वो थर्ड लाइन डिफेंस प्रोवाइड करेंगे। बात कर लेते हैं फोर्थ लाइन डिफेंस की, जो हमारा बोन मैरो प्रोवाइड कर रहा होता है। जब एक इन्फ्लेम टिश्यू है, वहाँ से केमिकल निकल रहा है, वहाँ से सिग्नल निकलते हैं, और वो सिग्नल ब्लड में शामिल होते हैं, और वो ब्लड से वो बोन मैरो तक जाते हैं। तो बोन मैरो ग्रेनुलोसाइट्स और मोनोसाइट्स के प्रोडक्शन को इन्हांस कर देता है। तो इस तरह से बोन मैरो जो है वो फोर्थ लाइन डिफेंस प्रोवाइड कर रहा होता है। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ पस की, कि पस की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। जब न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस जो है लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया या डेड टिश्यूज़ को इनगल्फ कर लेते हैं, और वो फिर ख़ुद भी किल हो जाते हैं, तो उस इन्फ्लेम एरिया में कैविटी बन जाती है। उस कैविटी के अंदर डिफरेंट किस्म के नेक्रोटिक टिश्यूज़ होते हैं, डेड न्यूट्रोफिल्स, डेड मैक्रोफेजेस होते हैं, और टिश्यू फ्लूइड होता है। तो जो एक कैविटी बनती है, उस कैविटी के अंदर जो लिक्विड मौजूद होता है, उस लिक्विड को हम पस बोल रहे होते हैं।